नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा। एक खास बातचीत आज हमारे साथ इस बातचीत का पार्ट बनने के लिए दलाल एंड ब्रोचा के मिलिंद कर्माकर जुड़ रहे हैं। मिलिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले ये बताएं, जो एक 15,000 के लेवल से ऑलमोस्ट 18,000 की एक रैली हमने देखी इंडियन मार्केट्स में, मिड कैप में तो और ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखी, ये तब आई है जब दूसरे विदेशी बाजार जो है उस हिसाब से नहीं चले, तो हम एक आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो रैली बाजार में आई थी वो जस्टिफाइड है और वो फंडामेंटल्स के साथ है? तो ऐसा है कि शॉर्ट टर्म में शायद करेक्शन आते रहेंगे, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में काफी इश्यूज है और स्पेशली यूएस मार्केट्स आर द लीडर्स इन द वर्ल्ड। तो वहां पे कोई छींकता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोब पे होता है। तो वो चालू रहेगा, पर ओवर अ लॉन्गर टर्म आई थिंक इंडिया विल फार सरपास मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज, बिकॉज इंडिया का जीडीपी बहुत अच्छा चल रहा है और बाकी सब जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो पहले से ही अच्छे हैं और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है इंडिया। तो मेरे हिसाब से इंडिया विल डू मच बेटर देन मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज इन द। आजकल काफ़ी कुछ दिनों से ये भी बातचीत हो रही है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो यूएस इकोनॉमी से काफ़ी बेहतर है और काफ़ी मजबूत है। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी के जो डिटेल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत सारी विदेशी इकोनॉमी से कंपैरिजन हम बेटर है, अर्निंग्स क्वालिटी बेटर है और एफआईआई आउटफ्लो भी कहीं हद तक थम गए हैं। ऐसा लग रहा है कि दूसरे बाज़ारों से निकल के पैसा यहाँ पे आ रहा है। अगर ये केस है, पहली बात तो आप इसको मानते हैं क्या? और दूसरा, अगर ये केस है तो क्या इंडियन मार्केट्स एक सस्टेनेबल लेवल से आउट परफॉर्म कर सकते हैं यूएस मार्केट्स को? डेफिनेटली रह सकती है, क्योंकि मैं अगर पीछे जाऊं 2003 से 2008, उस समय ऐसे था कि इंडियन इकोनॉमी जस्ट रिसेशन से बाहर आई थी। रिसेशन नहीं कह सकते, इंडिया में रिसेशन बहुत रेयरली होता है, लेकिन स्लो डाउन से बाहर आई थी। उस समय अगर देखा जाए 2001-2 में पैसेंजर व्हीकल सेल्स काफी नीचे आ गए थे, कमर्शियल व्हीकल सेल काफी नीचे आ गए थे, बैंक इंटरेस्ट रेट्स स्टार्टेड मूविंग अप और इनफैक्ट मुझे याद है कि उस समय ये जो कैपिटल गुड्स कंपनी है, मेनी ऑफ देम उन्होंने भारी लॉस डिक्लेयर किया था। देयर वाज अ लॉट ऑफ लेबर रिडक्शन एंड थिंग्स लाइक दैट। पर वहां से 2003 से 2008 तक इंडियन जीडीपी की ग्रोथ बहुत अच्छी रही, 7.5 से 8 का ग्रोथ रही और साथ में 4-5% इन्फ्लेशन, तो 12-13% ग्रोथ उस समय इंडियन इकोनॉमी की रही थी। और उस समय इंडियन स्टॉक मार्केट काफी आउट परफॉर्म कर गया था विद द यूएस मार्केट आल्सो इन डॉलर टर्म्स। तो आई थिंक अभी राइट। भी सिमिलर सिचुएशन है, सो आई डोंट सी व्हाई इट शुड नॉट बी। मिलिंद, ये बताएं कि आपको अपनी पोर्टफोलियो कंपनीज की अर्निंग्स क्वालिटी कैसी लग रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अर्निंग्स मजबूत हैं इंडिया की, अच्छे मिड कैप्स की, अच्छे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स आपने चुन के रखे हैं, तो अर्निंग्स क्वालिटी अच्छी होनी या मजबूत अर्निंग्स के स्टॉक्स कम गिरेंगे। क्या आपको अपनी पोर्टफोलियो में अर्निंग्स में मजबूती नज़र आ रही है? ये ग्लोबल स्लोडाउन की बातचीत में क्या अर्निंग्स पे कम इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आया है आपकी कंपनीज पे? तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है कि जैसे सॉफ्टवेयर है या और कोई, वहां पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन जो भारत पे फोकस करती है जो कंपनी, वो कंपनी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां पे ग्रोथ बिल्कुल बरकरार रहेगी। और तो हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा कंपनी वो है जो भारत पे फोकस करती है, इंडियन इकोनॉमी पे फोकस करती है। बट सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में और थोड़े दिन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं आगे वापस 2003 से 2008 तक देखूं, तभी भी सॉफ्टवेयर कंपनी वेयर मार्केट परफॉर्मेंस, दे वर नॉट आउट परफॉर्मेंस। पर ये सब कैपिटल गुड कंपनी, सम कोई कोई तो 60 टाइम बढ़ गई, 40 टाइम, 60 टाइम, ऐसा उनका परफॉर्मेंस था उस समय। तो ये बार भी आई थिंक ये सब जो सेक्टर है, कैपिटल गुड्स, पावर, ये सब बहुत अच्छा करेंगे। और उसके साथ ऑफ कोर्स कंजम्पशन ड्रिवन जो कंपनियां हैं वो भी बहुत अच्छा करेंगे,
क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है तो बाकी सब लोग खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाट विल हैपन। मैं ये बताएं कि आपने लास्ट 6 महीने में किस तरह की स्टॉक्स या कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में जोड़ी हैं, नंबर्स एनालाइज करके, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन के, जो आपको लगता है नेक्स्ट 3-4 साल काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर सकती है? ज्यादा कुछ चेंजेस हमने नहीं किए। हमारा फोकस अभी भी कंजम्पशन पे है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो जब इंडिया का कंजम्पशन पर कैपिटा जीडीपी 2,500 से 5,000 तक जाएगा, तो वहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स को, क्योंकि $6,000 पर कैपिटा पे 4 जन की फैमिली अगर आप पकड़ते हैं, तो दैट एंटायर फैमिली विल गो अबाउ द पॉवर्टी लाइन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो तभी कंजम्पशन बूम बहुत भारी रहेगा, ऐसा हमें लगता है। इसलिए सिग्निफिकेंट पोर्शन कंजम्पशन पे फोकस्ड है। लेकिन मैं जब कंजम्पशन कहता हूँ, तो ये जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि रिटेल है या एफएमसीजी है, मैं खाली उनको नहीं कंजम्पशन समझता हूँ। साथ में बैंकिंग है, हॉस्पिटल्स है, फार्मा है, ये सब मेरे हिसाब से कंजम्पशन में ही आते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम। पर लास्ट 4-5 महीने हमने ये भी देखा कि प्राइवेट केपेक्स बढ़ने लगा है, और ये कंपनियों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं पिछले 1-2 क्वार्टर से। इसलिए हमने कुछ पोजीशन बनाई है ये कैपिटल गुड्स या इंजीनियरिंग सेक्टर। मिलिंद, अगर हम 3 से 5 साल का नज़रिया लेके चलें तो क्या आपको लगता है कि इमर्जिंग मार्केट, स्पेशली इंडिया जैसे मार्केट, काफ़ी आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और इसलिए निवेशकों को इस माइंड से अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सिलेक्शन करनी चाहिए, और एक सस्टेन्ड बड़ा अल्फा क्रिएशन भारतीय बाजार में आ सकता है जब भी ग्लोबल मार्केट में दबाव रहने के बावजूद? तो हाँ, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट पे को देखना है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप हिस्ट्री ठीक से पढ़ ले, क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स, और दैट इज ट्रू इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन ब्रेन इज वायर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म। तो हम लोग 10 साल 15 साल पहले जो स्थिति थी वो भूल जाते हैं। तो 2001-2 में हमने देखा है कि इकोनॉमी बहुत बैड फेज से जा रही थी, और बाद में आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। तो रेट के बढ़ते तहत सब लोगों को ऐसा लगा कि मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके विपरीत। 2003 से 2008 अगर देखा जाए तो मार्केट करीब करीब 6.5 टाइम्स बढ़ गया था, 6 या 6.5 टाइम्स बढ़ गया था। वही समय में यूरोप और अमेरिका की मार्केट्स इतनी नहीं बढ़ी थी। ऑफ कोर्स उसका रीजन एक डेफिनेटली था कि जीडीपी ग्रोथ, उस समय नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12 से 13%। तो अभी भी मुझे वही माहौल क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, और अगले 4-5 साल अगर हम लोग 12 से 13% अगर ग्रो होते हैं जीडीपी में, तो ऑल गुड कंपनीज इन दिस एनवायरनमेंट ऑट टू ग्रो एट अबाउट 20%, और दैट इज व्हाट विल ड्राइव द मार्केट। ये मेरा मानना है। मिलिंद, हम इस बार उस समय बातचीत कर रहे हैं, और लंबी अवधि में रिटर्न्स निकालना कितना आसान होता है या कितना चैलेंजिंग होता है, इस बारे में तब बात कर रहे हैं जब आपके एक बहुत अच्छे दोस्त प्रशांत जैन, वो 30 साल के शानदार करियर के बाद HDFC AMC से आगे बढ़ रहे हैं। कल शाम को उन्होंने अपना आखिरी इन्वेस्टमेंट लेटर अपने इन्वेस्टर्स को दिया, सार कहला के, एज अ HDFC CIO। अब वो अपना कारोबार करेंगे या कुछ अपना आउटफिट लॉन्च करेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कितना चैलेंजिंग होता है। 1 में से 4 बेट्स उनकी गलत भी रही, तब भी उन्होंने 18% का CAGR लंबी अवधि में अपने फंड्स में निकाला। आपने वो लेटर पर नज़र डाली, आपका क्या व्यू है इस बारे में? अब बिल्कुल, मैं प्रशांत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और मेरे और उनके विचार काफी मिलते जुलते हैं। पर ही इज एन इंडस्ट्री स्टॉलवर्ट, तो ही हैज डिलीवर्ड गुड रिटर्न्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है कि लोग शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में आ जाते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं रखते। तो इट इज पॉसिबल दैट द काइंड ऑफ रिटर्न्स व्हिच they should gain, they don't gain. So my focus has always been on long term.
और बस वही हम देखते हैं। एक और बात जो उन्होंने कही प्रशांत ने अपने लेटर में, वो ये कही कि मार्केट में अच्छे रिटर्न्स निकालने के लिए आईक्यू नहीं लेकिन ईक्यू, इमोशनल कोशेंट आपका कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने ये भी कहा कि पोजीशन साइजिंग, आपकी सही बेट्स जो हुई हैं उनमें आपने कितनी पोजीशन ली थी, या आपकी जो बेट्स बुरी गई या गलत गई उनमें आपने कैसी पोजीशंस ली थी। पोजीशन साइजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है अच्छे रिटर्न के लिए। आपका अपने तजुर्बे से इन दो मैटर्स पे क्या कहना है? तो ये बिल्कुल सही है। हालाँकि मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ये थोड़ा लेट समझा, क्योंकि मैं हमेशा डिफेंसिव में गया हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा वेटेज कोई एक स्टॉक पे या एक इंडस्ट्री पे नहीं रखता था पहले। पर मैंने अभी अपने आप को चेंज किया है। तो धीरे-धीरे वी आर इंक्रीजिंग पोज़ीशंस ऑन आवर कन्विक्शंस। और एक बार और आपसे व्यू समझना चाहेंगे मिलिंद, ये जो ग्लोबल स्लोडाउन की बात चल रही है इतनी ज़्यादा, भारत के ग्रोथ को भी थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा ज़रूर। यहाँ की अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर कितना इम्पैक्ट ग्लोबल स्लोडाउन का आपको आता हुआ दिखता है? बिल्कुल। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से यूज़र्स ऑफ कमोडिटी जो है, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेंगे रादर देन कमोडिटी स्टॉक्स। और हम जो अभी बोलते हैं कि अभी ऑयल में भारी गिरावट आ गई, $90 हो गया है, पर हम जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि ह्यूमन ब्रेन इज वायर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म। 9 महीना पहले यही ऑयल $60 था, वो भूल गए। हाँ, अभी $90 आ जाता है तो सबको खुशी होती है। पर अभी यानी एक देखना पड़ेगा कि हर एक कमोडिटी का लेवल क्या हो सकता है, सस्टेनेबल लेवल, कि जहां से डिमांड भी ठीक रहे और सप्लाई भी ठीक। तो मेरे हिसाब से जब भी कभी ऐसी तेजी आती है कमोडिटीज में, उसके बाद कमोडिटीज हमेशा गो एंड फाइंड द मीन। तो मेरे हिसाब से वही हो रहा है अभी। रही मॉडर्न वर्ल्ड की बात या डेवलप्ड नेशंस की बात, वहां पे अमेरिका में अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स अभी भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन तो उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी में थोड़ा बहुत सपोर्ट है। बट अगर आप जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, तो जॉब्स बढ़े हैं लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ी है। तो इफेक्टिवली ऐसा दिखता है कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही, विच इज स्लाइटली वरी। तो वो अगर ठीक नहीं होता है तो ये कंट्रीज थोड़े लंबे टाइम के लिए स्लो डाउन में रह सकते हैं, पर उसका इम्पैक्ट भारत पे आएगा ऐसा मुझे नहीं। और आखिरी सवाल मिड कैप और स्मॉल कैप यूनिवर्स के बारे में, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स ओवरऑल बाज़ार को बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं। शायद वहाँ की अर्निंग्स क्वालिटी बहुत अच्छी है या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए थे करेक्शन के बाद। क्या आपको वहाँ पे केस दिखता है आउट परफॉर्मेंस का? आप मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स को कैसे देखते हैं? उसमें ऐसा है कि जब भी हम स्मॉल कैप या मिड कैप देखते हैं, तो एक हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि ये कंपनी है कितनी बड़ी हो सकती है। अगले 10 साल में अगर अभी 200 करोड़ का टर्नओवर है, तो अगले 10 साल में ये 1000 करोड़ के टर्नओवर से ज्यादा टर्नओवर कर सकती है। तो एक ऐसा फोकस रहना चाहिए कि हमने आज जो कंपनी खरीदी है उसका जो डिविडेंड पे आउट है, तो वो अगले 10 से 15 साल में उसका डिविडेंड पे आउट आज के हमारे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के बराबर हो। वैसा अगर होता है तो आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हैं। लेकिन उसके लिए क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ अर्निंग, डेट, ये सब देखना बहुत जरूरी है, भले वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। छोटे कंपनी में आई एग्री दैट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मैसिव रहती है। लाइक अगर वापस 2003 से 2008 देखता हूँ, तो उस समय थर्मैक्स का टर्नओवर था 300 करोड़ 2001-2 में। तो लेकिन 2003 से 2008 या 2002 से 2008 300 करोड़ का टर्नओवर थर्मैक्स का 3000 करोड़। तो जब अपॉर्चुनिटी आती है तो अच्छी कंपनियां उसका पूरा लाभ उठा लेती हैं। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है क्या, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसी है, एंड क्वालिटी ऑफ अकाउंट्स कैसी है। अगर आप प्रॉपर होमवर्क करते हैं तो मुझे नहीं लगता है स्मॉल कैप और मिड कैप में भी इन्वेस्ट करना रिस्की है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहती है स्टॉक्स में, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देखी जाता है। ऑलराइट मिलिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे 18 ऑफ स्वदेश में बात करने के लिए।